जी अस्सलाम वालेकुम। रीना प्लीज आप मुझे होस्ट बना दें। मैम प्लीज रिपीट कीजिएगा, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। इसको अस्सलाम कैसे वालेकुम। अनम्यूट? जी अलीना। अलीना आप मुझे होस्ट कर दें। मैम मेरी तरफ ना नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, इस वजह से मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी अरड़ के आ रही है, मतलब से मैं ग्लिच। कह रही हूँ आप मुझे होस्ट कर दें, होस्ट बना दें सो आई कैन शेयर द स्क्रीन। ठीक है अच्छा, मैम, मैं स्क्रीन मेरी वैसे भी शेयर हो रही है। मेरी स्क्रीन वैसे भी शेयर हो रही है, लेकिन आप डिस्कनेक्ट ना हो जाएं तो आप मुझे होस्ट ही बना दें। Recording in progress. Progress. हेलो। जी। अच्छा अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। चलें, वी शैल नॉट वेट फॉर अदर पीपल, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनब जावेद here. Am I audible? Sure. Okay. जी, कोई बता सकता है, am I audible? अलीना, यस ये ना मैम। ना एंड पे मैं खुद से बातें करके चली जाऊं। चल ठीक हो गया, थैंक यू अलीना। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ैनब जावेद है, डायरेक्टर हीलिंग होम। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हीलिंग होम का देंगे। दैट इट हैज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइकोलॉजिकल एंड थेरेपी सेंटर, जहाँ पे असेसमेंट के साथ साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा एडल्ट क्लिनिकल सर्विसेज फॉर डिफरेंट न्यूरोटिक एंड साइकोटिक इश्यूज एंड जर्नल मैनेजमेंट इश्यूज लाइक ओसीडी, डिप्रेशन, बाइपोलर, कपल थेरेपी, ये सारी सर्विसेज भी हैं। जो हीलिंग होम का असल टच है वो चाइल्ड से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मकसद है बच्चों की सेंसरी नीड को देखना। उसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी प्रोवाइड की जाती है एंड बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। हमारा बड़ी कोशिश है कि हम इसको स्टार्ट करें स्किल डेवलपमेंट, खास तौर पे आईडी के बच्चों के लिए जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो कोई ना कोई स्किल सीख सके। सो दिस इज आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला। प्रोफेशनल कोर्सेज हम करवाते हैं, सीबीटी, आरईबीटी, डीबीटी, कंप्लीट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग कोर्स एंड स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स, एंड दीज आर फ्यू ऑफ आवर कोर्स, जो कि अभी काफी ज्यादा हैं। ऑल राइट, कमिंग टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक, जिसकी खातिर आप सब हम इधर आए हुए हैं, डिकोडिंग बिहेवियरल इश्यूज। बिफोर आई बिगिन दिस पीपीटी, आई वुड लाइक टू, कौन लोग हमारे साथ, ताकि उसके स्टार्ट कर सकूं। आई कैन करेंटली ओनली 3 पीपल, बाकी शायद रिकॉर्डिंग देख के भागे, बट दैट्स, जी यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum. Am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल। मैं MS कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन सेकंड सेमेस्टर। That's very nice. So what brought you to this workshop? आई थिंक इसका टॉपिक ऐसा था जो बहुत कैची था और बहुत अट्रैक्टिव था, तो मुझे लगता है कि मैं शायद इसलिए इस साइट पे आई हूँ कि मैं देखूँ कि इसमें क्या सिखाया जाता है। ठीक है, और क्या आपका इंटरेस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी में? इंटरेस्ट पहले नहीं था, बट अब मैं क्योंकि MS कर रही हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सिर्फ चाइल्ड को पढ़ा है, तो अब मेरा इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा है। चलें, दैट इज वेरी गुड, आई होप यू कुड लर्न समथिंग। और रेहान आईफोन से पता नहीं कौन है, इफ यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अलीना, साथ साथ ना लोगों को ऐड करती जाना, क्योंकि ज़ाहिर अफ्तारी ये लोग आराम से ज्वाइन करेंगे। चलिए, लेट्स बिगिन एंड नॉट वेट। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज डीकोडिंग द बिहेवियर। अब आप लोगों को पता है कि जब हम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उनके आते हैं टैंट्रम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे हमने मेंशन किया हुआ है एग्रेशन, जिसमें हिटिंग है, किकिंग है, चीजें फेंकना है, स्पिटिंग है, थूक फेंकना, उनके टैंट्रम्स हैं, नॉन कंप्लायंस हैं। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल बिहेवियर्स हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जितने भी बिहेवियर हो उनको मैनेज करने के तरीके मिलते जुलते हैं। सो आज की जो वर्कशॉप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर्स, वो होते क्या है? व्हाट आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ बिहेवियर? बेसिकली फंक्शंस ऑफ बिहेवियर हमें ये सिखाता है कि बिहेवियर को तोड़ने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके 4 ही फंक्शंस हैं जो कि ईट के नाम से मशहूर है, जो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स को अप्लाई करना, और ये भी सीखना कि हमने उनको मैयर कैसे करना है। सो कमिंग टूवर्ड्स द बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी पे आने से पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो
बच्चा है, वो चीजें सारी अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी सीखता है, लर्न करता है बचपन से, जब वो किसी को करते देखता है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसको चीखना नहीं आता, उसको चिल्लाना नहीं आता, उसको बोलना नहीं आता, उसको बदतमीजी करनी नहीं आती। सो बिहेवियर थेरेपी कहती है कि ये जो बिहेवियर हैं ये सारे लर्नड बिहेवियर होते हैं। समवेयर वी आर टीचिंग दीज बिहेवियर्स। हम में से कोई टीचर्स हैं, हमारे हमारे कोई लव्ड वंस हैं, हमारे कोई भी सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, घर पे कोई नाना है, दादा है, उसी की वजह से जो है हम ये बिहेवियर सीखते हैं। सो पहले हम जो है ये स्टडी करेंगे कि ये बिहेवियर है क्या और होता क्यों है। इसके लिए हमारा सिंपलेस्ट मॉडल जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज द एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल हमें क्या कहता है? ए इज द एंटीसीडेंट। अगर आपके बच्चे का कोई भी बिहेवियर हुआ है जिसमें शाउटिंग है, हिटिंग है, तो बिहेवियर से पहले क्या हुआ था? बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, के बिहेवियर था क्या? रिमेंबर वन थिंग दैट बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसे हम देख भी सकते हैं और जिसको मेजर भी कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब ये है कि अगर बच्चे की हिटिंग है तो दिन में कितनी की दफा उसकी हिटिंग आई थी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आपने मेजर करनी है तो कितनी शिद्दत से आई थी, कितनी इंटेंसिटी से आई थी। तो बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो कि आप बहुत ही आसानी से उसको मेजर कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस, ऐसा क्या हुआ बिहेवियर के बाद जिसकी वजह से बिहेवियर इंक्रीज हुआ? सो एबीसी मॉडल हमें हमारी ही पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना सिखाता है कि हमने ऐसा क्या किया जिसने जो है बिहेवियर इंक्रीज किया। According to model, behavior is influenced by what happens before and maintained by what happens after. So हमने ये चीज समझनी है कि बिहेवियर एक बच्चे ने अगर शो किया है तो बिहेवियर से पहले क्या हुआ था और क्या ऐसी चीज हुई जिसने बिहेवियर को मेंटेन किया। जैसे हम बिहेवियर थेरेपी की बात कर रहे थे, एबीसी मॉडल जो है ओपरेंट कंडीशनिंग, जो कि लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसने इंट्रोड्यूस किया था, which was developed by B.F. Skinner. He's a very famous name in behavior psychology in the mid 20th century. ओपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है कि बिहेवियर जिनको हम रीइंफोर्स करते हैं किसी भी चीज से, वो बार बार अकर होते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो रो रहा है, हमने उसको चीज प्रोवाइड कर दी है। मेरी वॉइस ग्लिच कर रही है? यस मैम। किसी और को भी? युसरा, आपको भी नहीं सही आ रही? मुझे क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। क्योंकि मुझे इधर कोई, लीना फिर आपके नेट में मसला है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, सो ओपरेंट क्या सिखाती है कि जो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, यानी आप, बच्चा रो रहा है, आपने उसको कोई कैंडी दे दी है, बच्चा रो रहा है कि आपने उसको कहा अच्छा ये चीज ले लो मेरी जान छोड़ दो, तो डांट दी है, तरह से रीइंफोर्स किया। जरूरी नहीं है कि बच्चा तारीफ से रीइंफोर्स हो, बच्चा जो है आपकी डांट से भी रीइंफोर्स होता है। सो आप जो भी करेंगे, बच्चे को देखेंगे, बच्चे को डांटेंगे, बच्चे को डिवाइड करेंगे, बच्चे को मारेंगे, हर इस चीज से बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। एंटीसीडेंट बेसिकली सेट करता है रीजनिंग को, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, और सी जो है वो ये डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। हम वी डू नॉट चेंज द बिहेवियर बाय आर्ग्यूइंग विद इट। हम बिहेवियर चेंज करने के लिए बिहेवियर के साथ बहस नहीं करते, बिहेवियर्स के साथ लड़ते झगड़ते नहीं है। हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो सी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हम करते क्या है, जब हम इसको मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर आपका मैनेज हो जाता है। एक बिहेवियर जो हमने याद रखनी है वो ये है कि बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स, जिस बिहेवियर को आप रीइंफोर्स करेंगे वो इंक्रीज होगा, जिस बिहेवियर को आप रीइंफोर्स, इधर एक सिनेरियो डिस्क्राइब किया गया है, लेट्स सी दैट। एक बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए। सिचुएशन, बिहेवियर इज रीइंफोर्स, पेरेंट्स से इसके नहीं, चॉकलेट डिनर से पहले नहीं मिलेगी। बच्चा ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर देता है, पेरेंट चॉकलेट दे देता है, बच्चा रोना बंद कर देता है। क्या हुआ है? बच्चे ने सीख लिए कि मैं रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी।
नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बच्चा ऊंची रोएगा, बिलक बिलक के रोएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोएगा। सो जो हमारी क्रैंग है उसने हमारी चॉकलेट बिहेवियर को री कर दिया। सिचुएशन 2 जिसमें री की, बच्चा जो है वो रोता है, पेरेंट कहते हैं आपको चॉकलेट नहीं मिलनी, बच्चा और शिद्दत से रोता है, पेरेंट्स पुरसुकून बैठे होते हैं, कोई उसको रिएक्शन नहीं देते, कोई चॉकलेट नहीं देते। उसके बाद क्या होता है, प्लीज म्यूट कर दे अपना अलमीरा, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसका एक्सटेंशन बर्स्ट आता है। एक्सटेंशन बर्स्ट तब आता है जब बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, सर मार रहा है और पेरेंट्स की बस हो गई हुई है कि अच्छा यार अब इसको दे दो, बड़ी हो गई है। वो जो पेरेंट्स का टाइम होता है, आई आई मैं इसको इस तरह से कि ये पेरेंट्स के बर्स्ट का टाइम बेसिकली होता है जब एक्चुअली उसका बिहेवियर टूटना होता है। अगर आप उस टाइम तक भी उसको ना दें तो बिहेवियर टूट जाता है। बच्चा चीख रहा है अपने आप को, मतलब बहुत हार्मफुली नहीं, हल्का हल्का सर मार रहा है और पेरेंट कोई रिएक्शन नहीं करता। यानी मदर है वो खाना बना रही है तो वो खाना बनाती रहेगी, फादर फोन देख रहे हैं तो वो फोन देखता रहे, बिल्कुल कोई रिएक्शन ना दे तो बिहेवियर टूट जाएगा। तो बच्चे ने क्या लर्न किया है, क्राइंग इज नॉट इक्वल टू चॉकलेट, सो दिस इज हाउ द बिहेवियर डिक्रीजेस। ओके, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर यूजिंग एबीसी मॉडल। हम जो है डिफरेंट एग्जांपल्स जो है लेके अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक दफा आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि एबीसी क्या है। एंटीसीडेंट, टीचर ने बच्चे से लैपटॉप या टैबलेट ले लिया, बच्चे ने मारना शुरू कर दिया। कॉन्सिक्वेंस, टीचर ने वापस टैबलेट दे दिया। तो ये क्या हुआ है, ये आपने बिहेवियर को री किया। अच्छा, एबीसी मॉडल तो हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई। आपने करना क्या है कि डेली बेसिस पे आपने बच्चे का ये रिकॉर्ड करना है कि क्या हुआ था, बिहेवियर क्या था और उसके बाद आपने क्या किया। उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा डायग्राम है जिसमें आप डेट और डे लिखते हैं, एंटीसीडेंट लिखते हैं कि व्हाट हैपेंड बिफोर द बिहेवियर, या सिचुएशन क्या थी कि जो माँ थी वो मोबाइल देख रही थी और बच्चे ने जो है मोबाइल मांगना शुरू कर दिया। बिहेवियर, व्हाट डिड ही सेड, बच्चे ने क्या किया या क्या हुआ, उसने मारा, कितनी दफा मारा, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझना जरूरी है कि आपने एग्जैक्ट लिखना है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास ब्लड टेस्ट नहीं होते मेजर करने को। पेरेंट्स आके कहते हैं जी कि बच्चे की तो हिटिंग खत्म ही नहीं हुई, लेकिन जब आप ये देखते हैं तो पता चलता है कि बच्चा पहले 15 दफा मारता था, अब बच्चा आपका 5 दफा मारता है। तो आपने एग्जैक्ट उसकी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी लिखनी है। ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं कितनी देर के लिए, 4 मिनट, 5 मिनट। इमोशन क्या था, एंगर था, क्रैंकी था, कितने परसेंट था, आपने किस तरह से बिहेवियर मैनेज किया। और जब आपने बिहेवियर मैनेज कर लिया तो उसके बाद बच्चे का गुस्सा कितना रह गया। सो दिस इज द चार्ट जो कि हम पेरेंट्स को देते हैं और हम कहते हैं कि आप ये जरा एक हफ्ते का इनका रिकॉर्ड लेकर आए, जैसे आप शुगर का रिकॉर्ड लेकर आते हैं ना, उस तरह से बिहेवियर का रिकॉर्ड। फंक्शन बिहेवियर मतलब क्या है, द फंक्शन ऑफ बिहेवियर मीन्स the reason our behavior continues to occur specifically what the person is getting or avoiding। ऐसा क्या पर्पस सर्व हो रहा है जिसकी वजह से बिहेवियर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब पेरेंट्स कहते हैं हमें नहीं समझ आती क्या वजह है। मैं कहती हूँ इस चीज को रट लें कि 4 ही वजूहात हो सकती हैं बिहेवियर की, इसके अलावा कोई 5वीं 6ठी वजूहात नहीं होती। वो वजह क्या हो सकती है, इसको हम ईट्स की तरह से याद करते हैं। एग्जैक्टली मैंने ईट्स की फॉर्म में लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन अब आप इसको ईट्स की तरह याद कर सकते हैं, जैसे अटेंशन, escape, टेंजिबल या सेंसरी। अटेंशन का मतलब ये है कि आपने बच्चे को अटेंशन दे दी, बच्चा रो रहा था, बिहेवियर इंक्रीज हो गया, या बच्चा अटेंशन लेने के लिए एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा था, या फिर आप उसको पढ़ा रहे हैं, वो जान छुड़वाने के लिए कर रहा है। और इट इज टेंजिबल कि उसको कोई चीज चाहिए इसीलिए कर रहा है, या फिर सेंसरी रीजन है। तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, पेरेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है तो हमने सिखा दिया जी कि आपने बच्चे को इग्नोर ही करना है। अब बेचारे को बेशक भूख लगी हो, वो इसलिए रो रहा हो, तो आपने जब उस सेंसरी नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, ऑटिज्म में हम इसको इस तरह से कहते हैं कि
उसकी जो सेंसिटिव इशू होते हैं, हाइपर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हो रहा है। और नॉर्मल बच्चों के लिए अगर उसको भूख लगी है, अगर उसको चोट लगी है, तब आप उसको प्लीज इग्नोर ना करें, तब उसको टेंशन की जरूरत है। लेकिन इसको समझना, दैट इज अ बिट क्रिटिकल थिंग। ओके, अटेंशन की एग्जांपल है, चाइल्ड स्क्रीम्स व्हेन मदर इज ऑन फोन, मदर स्कोल्ड्स एंड रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली। बच्चे की अटेंशन पक्की हो गई। हम क्या कहते हैं, अच्छा उसको डांट दो, मार दो, चीख लो तो ये सुधर जाएगा। अब ये बात आपको नहीं पता कि अगली दफा वो और ऊंची रोएगा और ऊंची चीखेगा, क्योंकि उसने तो लर्न कर ली है कि मैं अटेंशन दूंगा तो माँ मेरी बात सुनेगी। स्केप या अवॉइडेंस क्या है, बच्चे को वर्कशीट दी, बच्चे ने पेंसिल नीचे फेंक दी या नीचे गिर गई, टीचर ने कहा कि अच्छा वर्कशीट इसे वापस ले लेती हूँ। क्या हुआ, बच्चे का स्केप कामयाब हो गया। अ चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन यू। तीसरा, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, पेरेंट ने कहा जी नहीं चाहिए, बच्चा चीहा, जाके आप मॉल्स में देखते हैं, मार्ट्स में, कि बच्चे जमीनों पे गिरे होते हैं, वो जान छुड़वाने के लिए चॉकलेट दे देते हैं। बच्चे ने ये बिहेवियर सीख लिया कि मैं चीखूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, मुझे चॉकलेट मिल जाएगी। सो द फंक्शन इज टैंजिबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसरी एंड मोस्ट, जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर हम ऑटिज्म में देखें तो बच्चे हैंड फ्लैपिंग, सेल्फ लाफिंग, इस तरह की चीजें करते हैं। और अगर हम अपने नॉर्मल बच्चों में देखें तो उनको भूख लगी होती है, वो अक्सर उस वजह से भी रो रहे होते हैं। लाइक फंक्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग इकट्ठे भी हो सकते हैं, कि बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है ये स्केप है, स्केप की वजह से कह रहा है मामा मुझे भूख लगी है। अगर तो स्केप की वजह से कह रहा है तो आपने खाना प्रोवाइड नहीं करना। लेकिन अगर उसको वाकई भूख लगी है तो डेफिनेटली आपने प्रोवाइड करना है। अब बीइंग अ पेरेंट आपको इस चीज का पता होता है कि मैंने बच्चे को घंटा पहले खाना दिया तो भूख नहीं लग सकती। या फिर आप कहते हैं कि अच्छा मैंने तो जी इसको घंटा पहले पूछा था, इसने खाना नहीं खाया, अब इसको भूख लग गई है, अब तो मैं इसको पढ़ा के ही खिलाऊंगी। तो ये आपकी तरफ से ज्यादती है। जब बच्चे की सेंसरी नीड है, आपने उसको प्रोवाइड करनी है। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब हमने ये समझ लिया है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो अटेंशन की वजह से आ रहा है, स्केप की वजह से आ रहा है, टेंजिबल है या सेंसरी है। सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जब आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने उसकी बेसिस पे उसको टेक्निक्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल इंटरेक्शन हो रही है, और स्कोल्डिंग स्टार्ट हो गई है, आपने उसको अटेंशन नहीं देनी। यू कैन यूज प्लान्ड इग्नोरेंस, यू कैन यूज हाउ टू यूज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं यूज। इसकी डिटेल हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद है स्केप। स्केप बच्चे करते हैं किसी टास्क से निकलने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने टास्क को रिमूव नहीं करना, आपने उसके जो है ब्रेक दे सकते हैं, आप फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं, फर्स्ट देन टेक्निक यूज कर सकते हैं विच इज फ्रॉम प्री मार्क प्रिंसिपल। जैसे अच्छा पहले काम कर लो और फिर टैबलेट ले लेना। देन कम्स द टैंजिबल। आपको पता है बच्चे को कोई चीज चाहिए, फोन चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉय चाहिए। आज लगता है बच्चों को सिर्फ फोन ही चाहिए होती है, हर एग्जाम्पल ही फोन से स्टार्ट हो रही है। आपने उसको टेंट्रम के फौरन बाद चीज नहीं देनी। आपने उसको क्या सिखाना है, आपने उसको रिक्वेस्ट करना सिखाना है, आपने उसको वेटिंग सिखानी है। और अगर इससे भी काम नहीं हो रहा तो आपने टोकन इकोनॉमी सिखानी है। इफ द बिहेवियर इज सेंसरी, तो आपने उसको सेंसरी चीजें प्रोवाइड करनी है। जैसे उसको भूख लगी है तो खाना दें, वॉशरूम जाना है तो अलाउ करें। और अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं तो उसको फिजिट स्पिनर या वट एवर रिलैक्सेस हिम। अच्छा, इसमें एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा अगर एंजाइटी के साथ है तो हो सकता है उसको रेस्टलेसनेस हो रही हो, और हम के नहीं ये ड्रामे करता है, तो यहाँ पे उसको मूवमेंट ब्रेक्स चाहिए। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, खासतौर पे एडीएचडी में ये होता है कि हम कह रहे कि इसको जी अटेंशन भी नहीं है, स्केप का मसला भी नहीं है, टेंजिबल भी नहीं है, तो मसला क्या है? मसला एट दैट टाइम इज अ सेंसरी इश्यू। सो यू नीड टू प्रोवाइड हिम ब्रेक। लेकिन ब्रेक प्रोवाइड करने से पहले आपको ये पता हो कि आपने उसको कितनी ब्रेक प्रोवाइड करनी है। लाइक आपका बच्चा अगर एडीएचडी के साथ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिनट्स के बाद आपके बच्चे की अटेंशन टूटती है। 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, या 5 मिनट के बाद। उसके अकॉर्डिंग आपने बच्चे को
ब्रेक प्रोवाइड करनी है, लाइक अगर बच्चा एडीएचडी के साथ है तो आप उसको किस तरह पढ़ाएंगे? आप पहले उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, उसके बाद आप उसको 5 मिनट पढ़ाएंगे, फिर आप उसको 2 मिनट की ब्रेक देंगे, और यही राउंड आपने रिपीट करना है। अब पेरेंट्स को ये बड़ा मुश्किल लगता है, कहते फिर होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? आपके लिए होमवर्क कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम्स दिलवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की इलनेस। अब एक जग है, उसमें पानी ही 1 लीटर आ सकता है, आप 2 लीटर डाली जाएंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना होगा। सो अगर तो बच्चा अटेंशन इश्यू के साथ है तो आप जो मर्जी कर लें वो नहीं पढ़ेगा, उसके अंदर इतनी लिमिट ही नहीं है, और इन केस वो पढ़ जाए तो उसके लिए फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एडीएचडी पे मैं फिर फंसी हुई हूँ, शायद आजकल एडीएचडी के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, टास्क इनिशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, फोकस करना, तो उनके लिए तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू नॉर्मल किड्स। अगर मैं अपने आप को नॉर्मल कंसिडर करूं, वैसे तो मैं अपने आप को भी नहीं नॉर्मल कंसिडर करती, मेरी अगर अटेंशन 5 मिनट है तो उस बच्चे की 2 मिनट होगी। सो हर क्लाइंट को एक ही चूरन नहीं आप चटा सकते, हर एक की प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर प्लानिंग होती है सेशंस की। यहाँ तक किसी कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, एनीबॉडी? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अलमीरा आपने ज्वाइन कर ली? शी इज प्रोबेबली बेस्ट। अच्छा ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द टेक्निक्स। प्लान्ड इग्नोरेंस, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज प्लान्ड इग्नोरेंस? नाम से ही बहुत क्लियर हो रही है ये। आई वुड लाइक यू गाइस टू पार्टिसिपेट, ताकि मैं खुद से ही बात ना करती रहूं। हमें प्लान इग्नोरेंस में है जो मुझे समझ आता बेटा है वो थोड़ा सा ऊंची। हाँ जी मैं प्लान इग्नोरेंस में जो मुझे समझ आता है कि आप जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप खुद उसकी तरफ मतलब तवज्जो नहीं करें, इंटेंशनली आप उसको, वो रो भी रहा है तो आप अपना काम करते रहें जब तक कि हम्म उसको ये रियलाइज नहीं हो कि मतलब नहीं मेरी तरफ अटेंशन नहीं है, या मेरा ये रोना चीखना चिल्लाना जो है, क्योंकि वो ये कर ही इसलिए रहा है कि मुझे अटेंशन दी जाए, ताकि वो थोड़ा सा बिल्कुल उसका, ठीक कह रही हैं। तो हम्म वो फिर ये है कि थोड़ा सा जब वो उसको ये फील हो जाएगा कि मेरी इस चीखने चिल्लाने को कोई वो बॉदर नहीं कर रहा, तो वो खुद ही थोड़ा सा काम डाउन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके थोड़े से चीखने चिल्लाने पे उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो वो री इन्फोर्स होगा बिहेवियर, और फिर वो आदत जैसे आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पक्की करते रहता है। जैसे ये हिटिंग वाला बिहेवियर है, ये मैंने अपने घर में ये बच्चे का बिहेवियर देखा है कि वो हेड हम्म बैगिंग स्टार्ट कर देता है, और फिर पेरेंट्स फटाफट उसको कहते हैं कि ओहो हो नहीं नहीं ये ले लो ये ले लो, और वो उसका री एनफोर्स हम्म। होते होते अब वो इस तरह से हो गया है कि उसकी थोड़ी सी भी बात ना मानी जाए तो वो वहीं पे हेड बैगिंग स्टार्ट कर देता है। दो कि मैंने उसके पेरेंट्स को बहुत समझाया कि ये आपके बिहेवियर की वजह से ये कर रहा है, लेकिन वो नहीं इस चीज को समझ पाए। मुझे लगता है कि ये री एनफोर्स होता है और फिर ये आदत वो पक्की होती जाती है। तो प्लान्ड इग्नोरेंस ये है कि आप अटेंशनली बच्चे को उस टाइम पे छोड़ दें अनटिल अनलेस उसको खुद हम्म रियलाइज हो कि नहीं मतलब मुझे नहीं कोई भी तवज्जो दी जा रही। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इस टेक्निक में? पेरेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं, या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है? मुझे जो ये लगता है कि वो उसको, क्योंकि हमारा जिस तरह जो सिस्टम है ना घर का, हाउस होल्ड में हम्म ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, कोई हम्म मतलब आपको नहीं है फिक्र नहीं है, वो रो रहा है दे दो, मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज है जिससे आप बच्चे को इतना रुला रहे हैं, तो वो एक तो ये बहुत एग्जैक्टली। बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो अम्मा अब्बा में से कोई एक पेरेंट ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मतलब अच्छा तुम बहुत अक्लमंद हो, या मतलब वो बेगम होगी या वो शोहर होगा, मतलब दो माँ बाप में से हम्म दोनों में से कोई एक होगा जो नहीं इस बात को बाय करेगा कि जी नहीं मैंने बच्चे का बिहेवियर जो है ना ये एलिमिनेट करना है, मतलब ये रोना जो है ये आउट ऑफ पेन नहीं है, ये अपने सेकेंडरी गेन्स लेने के लिए। वो जैसे अभी आपने कहा दैट कि इज बच्चे ट्रू। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो एग्जैक्टली। वो वाकई सॉरी मतलब एक बेटा, साल आपका का नाम बच्चा क्या भी है? नहीं। मैं नाजिया। नाजिया, ठीक हो गया। बिल्कुल मिस नाजिया, आप ठीक कह रही हैं, बड़ी डिटेल से आपने ये बताया, मुझे लग रहा है आप बच्चों से बहुत के साथ बहुत ज्यादा काम करती हैं, ऐसे ही है?
मैं मेरे माशाल्लाह खुद 4 बच्चे हैं। और हाँ मेरे जो है ना माशाल्लाह से जो है वो इन लॉज में जो है वो उनके भी 4 4 बच्चे और छोटे छोटे बच्चे उन सबके। तो मैं उन सबको जो है ना उन अपने बच्चों का भी डिसिप्लिन सीधा करती रहती हूँ और साथ उनका भी करने की बहुत मुझे कोशिश बताया, करती आपके हूँ। अपने बच्चों का सीधा हो जाता है? अ, काफी हद तक हो भी जाता है और कहीं पे नहीं चले, भी होता है नाइस। एट टाइम्स। एट टाइम नहीं, मुझे लगता है कि मतलब जितना मैंने अब सीखना शुरू किया चीजों को उनको अप्लाई करके कहीं पे मतलब बेहतर भी हो जाता है, लेकिन एट टाइम्स मुझे लगता है कि कहीं आप साइकोलॉजिस्ट से हट के माँ बन जाते हैं तो चीजें हम्म, उस तरह आप नहीं भी कर पा रहे होते, डुअल रोल्स में आ जाते हैं। तो दैट इज बस वेरी ट्रू। जाहिर है, जी एक माँ है जिसने सारा दिन बर्दाश्त करना है, उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो वेरी बिल्कुल ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड। प्लान्ड इग्नोरेंस क्या है? विद होल्डिंग अटेंशन फॉलोइंग एन अटेंशन मेंटेन्ड बिहेवियर। अच्छा, बेसिकली अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि होता क्या है। हमने पेरेंट को कह दिया कि आपने बच्चे को रिस्पॉन्ड नहीं करना। पेरेंट्स में अब सब्र तो होता नहीं है, जाहिर है उनकी बस हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक नजर देखते हैं। अब वो जो एक नजर है ना देखना, वो भी उनके लिए रीइंफोर्समेंट है। या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। बच्चा आपकी टोन पे भी फोकस करता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी फोकस करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस करता है। तो आपने अपनी ये तीनों चीजें मेंटेन रखनी है। वरना पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ हम नहीं अब बुलाते, जो मर्जी करे। तो पता चलता है बुलाते तो नहीं है, बट अम्मा जो है बर्तन मार रही है जोर जोर से और अब्बा स्क्रॉल कर रहे हैं फोन। बच्चे ने शक्ल देखी है कि बस ये इनको टेंशन हो गई है। अगर आप अपने आप को मैनेज ना कर सकें, इसलिए मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। जाहिर है, पेरेंट्स को भी, अगर फादर है उसको उसके ऑक्यूपेशन लाइफ में इश्यूज होते हैं, घर में अपने इन लॉज के पेरेंट मदर को मसले होते हैं। तो जब तक आप ना स्ट्रेस, आप बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। तो इसको बात किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ना आपने बहुत एग्रेसिव होना है, ना आपने पैसिव होना है, आपने असर्टिव ही रहना है। अब असर्टिव लोग ये कहते हैं कि जब अगला बंदा बदतमीजी करे, वही तो टाइम है जब आपने असर्टिव रहना है। असर्टिवनेस के यही असूल है कि आपकी आवाज आहिस्ता हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पुरसुकून हो, और आपके जो है फेशियल एक्सप्रेशंस भी रिलैक्स हो, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे हो। आप ये करेंगे तभी आपका बच्चा आपसे सीखेगा, क्योंकि बिहेवियर हमेशा लर्नड होता है। सो यहाँ पे हुआ क्या है, चाइल्ड स्क्रीम्ड व्हेन मदर इज ऑन फोन। मदर डज नॉट लुक टॉक और रिएक्ट। माँ ने ना देखना है, ना बात करना है, ना रिएक्ट करना है। और अगर उसने रिएक्ट करना है, अब ये नहीं कि आज आपने टेक्निक सीखी आप आज ही इग्नोर करना शुरू कर दें। आप आज अगर तो आप बच्चे को बहुत ज्यादा टेंड करते हैं, तो आज आपने 10 मिनट इग्नोर करना है, बल्कि 5 मिनट से, कल 6 मिनट, फिर 7 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट गलती जो यहाँ पे होती है वो ये होती है कि आपने बच्चे के बिहेवियर को इग्नोर करना है। बच्चे को इग्नोर नहीं करना। जैसे बच्चा चीख रहा है तो आपने उसको इग्नोर करना है, लेकिन अगर वो प्यार के कह रहे हैं मामा या बाबा, तो आप कहें जी बेटा क्या बात है। यानी आप उसको पूरा इग्नोर नहीं करेंगे, जो उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको इग्नोर करें। अब यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बेचारा बच्चा तमीज से बात करते तो कहते हैं चले जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। सो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन आपने याद रखनी है कि इग्नोर द बिहेवियर, नॉट द ह्यूमन बीइंग। रिजल्ट क्या होता है, स्क्रीमिंग डिक्रीज हो जाती है और अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो यूज हो जाता है। हाँ, ओनली यूज व्हेन द बिहेवियर इज सेफ। अच्छा, ये नहीं है कि बच्चा ने कोई ग्लास शीशे का पकड़ लिया और आप कह रहे जाओ जो मर्जी करो, छुरी पकड़ लिया आप कह रहे जाओ जो मर्जी करो। सो मेक श्योर कि उतना अटेंड करें, जब कोई हार्मफुल अटेंड ना करें कि कोई हार्मफुल चीज ना आए। DRA, differential reinforcement of alternative behavior. What is this? Reinforcing a more appropriate behavior that serves the same function. And it is a very powerful technique. For example, escape है। Instead of throwing pencil to escape work, बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा जब आप थक जाते हो, आप ये कह सकते हो कैन आई हैव अ ब्रेक। व्हेन द चाइल्ड यूजेस ब्रेक रिक्वेस्ट, उसको शॉर्ट ब्रेक दी जाए। बच्चे को हम क्या सिखाते हैं कि ऑल्टरनेट बिहेवियर यूज करें। अब एक बच्चा, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, माँ कह रही है आज तो मैंने इसको 4 घंटे पढ़ा के ही रहना है, बच्चा बार बार उठ के भागी जा रहा है, भागी जा रहा है।
तो आप बच्चे को ऑप्शन दें। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा आता है। तो आपने बच्चे को अथॉरिटी देनी है ये पूछने की कि कैन आई हैव अ ब्रेक, कैन आई यूज टैबलेट फॉर 5 मिनट्स। तो जब आप बच्चे को अथॉरिटी देंगे तो वो आपका बहुत अच्छा बिहेवियर शो करेगा और उसमें एस्केप भी कम आएगा। DRO, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर, ये क्या है? Reinforcing the absence of target behavior for a specific time. फॉर एग्जाम्पल बच्चा है वो स्पिटिंग करता है, अगर वो 10 मिनट स्पिटिंग नहीं कर रहा तो आप उसे रीइंफोर्सर दें। हम क्या करते हैं कि जब बच्चा हमारा बुरी हरकतें कर रहा होता है तब तो हम उसको बड़ा नोटिस करते हैं, लेकिन अगर बेचारा अच्छा हो जाए, तंग ना करे, बैठ के पढ़ता रहे सुकून से, तो हम बजाय इसको रीइंफोर्स करने के हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे बड़ी बात है बैठ गए हो तुम, जैसे टॉन्ट करेंगे। इर्द गिर्द के जो लोग फिरेंगे वो भी कहेंगे कि बड़ी गल है, बैठा हुआ है। तो बजाय उसको टॉन्ट करने के, जब उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर नहीं आ रहा तो उसको रीइंफोर्स करें कि माशाल्लाह मेरा बच्चा कितना अच्छा बैठा हुआ है, कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितना अच्छा फोकस है। जितनी जान लगा के आप डांटते हैं ना, उतनी जान लगा के रीइंफोर्स भी किया करें। Then comes the escape extension, not allowing escape from demand after problem behavior. आपने बच्चे को वर्कशीट दी, बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, टीचर ने वो काम खत्म नहीं करना, उसको आपने काम करवाते रहना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ऑटिज्म के बच्चे आते हैं क्लिनिक में, तो उनको सेंसरी इश्यू भी होता है और बिहेवियरल इश्यू भी होता है। अगर हम उनको बिठाते हैं और वो काम नहीं कर रहे, चीजें फेंकी जा रहे हैं, तो हमने उन्हें काम करवाना ही करवाना है। लेकिन बी केयरफुल, कहीं उनकी कोई सेंसरी नीड ना हो। तो आपने ये पहले देख लेना है। अगर तो वो जान छुड़वाने के लिए कोई बच्चा हरकतें कर रहा है इन शॉर्ट वर्ड्स, तो आप उसके लिए एस्केप एक्सटेंशन यूज करें कि आप उसका काम मत रोकें, कि यू हैव टू डू इट। अच्छा, अभी जो टेक्निक्स है ना, ये एक एक करके यूज नहीं होती, डेफिनेटली ये एक से दो मिलके भी हो सकती हैं। फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, क्योंकि फंक्शनल इश्यूज आ रहे हैं, उसी से आपने याद रखना है कि आपने बच्चे की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग करनी है। जैसे मैं असर्टिवनेस की बात कर रही थी, टीचिंग अ कम्युनिकेटिव बिहेवियर दैट रिप्लेसेस द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, ये एस्केप में भी यूज किया जा सकता है, टेंजिबल में भी। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा जब आपको चॉकलेट चाहिए ना, तो आपने रोना नहीं है, आपने कहना है चॉकलेट प्लीज। और इसी तरह आपने अगर बच्चे को एक चीज सिखाई है तो मेक श्योर आप वो उसको रीइंफोर्सर दें और अप्रोप्रिएट टाइम पे दें। ये नहीं कि आप बच्चे को कह रहे हैं, आगे टोकन इकोनॉमी में हम सीखेंगे कि अच्छा बेटा 4 दिन तुम अच्छे बच्चे बनेगे तो मैं तुम्हें संडे को ले जाऊंगा। संडे को अम्मा अब्बा का कोई अपना काम निकल आता है तो वो बच्चे को लेकर नहीं जाते हैं, तो बच्चे ने क्या लर्न कर लिया है? अम्मा अब्बा झूठे हैं। जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं उसमें टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मैक प्रिंसिपल, जिसको हम आम अल्फाज में पेरेंट्स अक्सर ये यूज करते हैं, फर्स्ट देन रूल, पहले आप एक काम करोगे फिर आपको ये चीज मिलेगी। लीना इट्स ओके, मीटिंग एंड होगी तो हम दोबारा कर लेंगे।